हेलो दोस्तों, मैं मान बेंद्र सर स्टडी 24 SPN में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें आपको विधेयक तथा उनके प्रकार के बारे में बताऊँगा। अगर दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो शुरू से देखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। विधेयक तथा उनके प्रकार, यानी संसद में कितने प्रकार के विधेयक और तथा किस प्रकार के होते हैं, पेश किए जाते हैं। आज मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। संसद में पेश होने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो ये है कि संसद में पेश होने वाले जो विधेयक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक से सरकारी विधेयक, नंबर दो गैर सरकारी विधेयक, यानी जो सरकारी विधेयक नहीं होते। सरकारी विधेयक में क्या मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, मतलब इनको मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। सरकारी विधेयकों को मंत्री द्वारा, यानी जो भी उसके पार्लियामेंट के जो भी मेंबर हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा पेश किया जाता है। नंबर दो सरकारी नीतियों, यानी कि सरकारी नीतियों को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब यह है कि सरकारी विधेयक जो है वो सरकारी नीतियों को प्रदर्शित करता है, और गैर सरकारी विधेयक जो है वो सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये सार्वजनिक मामला, कोई भी सार्वजनिक मामला हो सकता है, और विपक्षी दल का जो भी मंतव्य होगा उसको प्रदर्शित करता है। यानी कि ये यानी कि कहने का मतलब ये विपक्षी दल के द्वारा इसको पेश किया जाता है, या विपक्षी दल के द्वारा इसे पेश किया जाता है। इसके आगे ये आसानी से पारित हो जाता है, क्योंकि मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, तो जाहिर सी बात ये क्या है, आसानी से पेश हो जाएगा, यानी आसानी से पारित हो जाएगा। पास होने की संभावना कम होती है, यानी कि जो गैर सरकारी विधेयक है उसकी पास होने की उम्मीद बहुत कम होती है। सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। दोस्तों अगर सरकारी विधेयक अगर अस्वीकृत हो गया, यानी कि कोई भी मंत्री के द्वारा जो पेश किया गया विधेयक है अगर वो अस्वीकृत हो गया तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। ये अगर अस्वीकृत हुआ तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि अगर किसी सरकारी मंत्री ने कोई विधेयक अगर प्रस्तुत किया तो वह जरूर क्या है, पास होना चाहिए। अगर वो फेल हो गया तो वह पूरी मंत्रिमंडल को क्या इस्तीफा देना होगा, क्योंकि मंत्री के द्वारा ये पेश किया गया और मंत्रियों ने ही उनको मतलब अस्वीकृत कर दिया, तो फिर इसके मतलब सरकार जो है वो सत्ता में नहीं है। उसके बाद विधेयक प्रस्तुत करने से 7 दिन पहले नोटिस देना होता है। कहने का मतलब जो सरकारी विधेयक पेश किया जाता है तो 7 दिन पहले जो भी पेश करेगा वो नोटिस देगा कि हाँ मुझे विधेयक पास करवाने के लिए प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन अगर गैर सरकारी विधेयक है तो उसके लिए 1 महीना पहले नोटिस देना होगा। यानी कि गैर सरकारी विधेयक अगर पारित करवाना है तो उसे पेश करना है तो 1 महीना पहले नोटिस देना होता है। अब बात आती है कि इसे बनाता कौन है, तो सरकारी विधेयक जो होते हैं वो इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श द्वारा तैयार होता है। कहने का मतलब जो इससे संबंधित विभाग होगा उसके द्वारा ये उसके परामर्श पर उसी विभाग के द्वारा तैयार हो।
इससे इसे संबंधित सदस्य तैयार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गैर सरकारी विधेयक है उससे जो भी यानी गैर सरकारी विधेयक जो है उससे संबंधित जो भी सदस्य हैं वो उसको तैयार करेंगे, यानी कि जो उसे पेश करना चाहेगा तो उससे संबंधित जो भी विधेयक जो भी सदस्य होंगे वो उसे तैयार करेंगे। तो इसमें अंतर हो गया कि सरकारी विधेयक क्या होता है और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। अब बात आती है कि संसद में प्रस्तुत विधेयक 4 श्रेणी में बांटा गया है, यानी कि संसद में जो भी विधेयक को पास कराया जाता है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण विधेयक, नंबर 1 साधारण विधेयक, नंबर 2 धन विधेयक, नंबर 3 वित्त विधेयक, नंबर 4 संविधान संशोधन विधेयक। यानी ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण विधेयक, यानी कि साधारण विधेयक क्या होता है? इससे साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है तथा इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं और इसे साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, यानी इसको पास कराने के लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत होगी। साधारण बहुमत क्या होता है कि 50% से प्लस सदस्य जो हो इस पर वोट कर दे तो ये साधारण विधेयक होता है। नंबर 2 आता है फिर धन विधेयक। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में की, जैसा कि हम पीछे भी बता चुके हैं। तो भारत सरकार द्वारा संचित निधि से किसी प्रकार से धन निकालना या धन को जमा करना या कोई नया कर लगाना या किसी कर को समाप्त करना, ये सब किस में आते हैं? धन विधेयक। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी नया कर लगाना है मुझे या किसी कर को समाप्त करना है या संचित निधि से हमें पैसा निकालना है या संचित निधि में पैसा जमा करना है, तो इससे संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक नाम से ही पता लगता है धन के बारे में, यानी पैसे के बारे में बात करता है। तो ये धन विधेयक, इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 110 में की गई है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से लोकसभा में लाया जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि धन विधेयक जो भी है तो राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति, यानी राष्ट्रपति से पहले पता कर लिया जाता है कि धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करें। अगर राष्ट्रपति कहेगा तभी प्रस्तुत करते हैं, यानी राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से इसे लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा अधिकतम इसे 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने इस पर साइन नहीं किया तो यह माना जाएगा कि यह बिल पास हो गया, यानी कि अगर वो साइन ना भी करे 14 दिन तक तब भी ये ज़रूर पास होगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। यानी कोई विधेयक जो पास किया गया है, पास करवाया जा रहा है, किया है, तो उससे बताना कि ये धन विधेयक है या नहीं, तो कौन कहेगा, कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष जब कहेगा ये धन विधेयक है तभी ये माना जाएगा कि हाँ ये धन विधेयक, यानी अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का होगा। धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत हुआ यानी कि फेल हुआ तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। यानी अगर धन विधेयक
अस्वीकृत होता है तो पूरी मंत्रिमंडल को क्या है, इस्तीफा देना पड़ जाएगा। उसके बाद आती है नंबर 3 पर वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में की गई है। ये धन विधेयक से भिन्न होते, यानी धन विधेयक जो होता है उससे ये अलग होते हैं। इससे संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी जो वित्त विधेयक होता है इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इसे साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, यानी कि साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है वित्त विधेयक को। नंबर 4 संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद नंबर 368 में की गई है, यानी संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 368 में की गई है। दोस्तों आज मार्कर अच्छा काम नहीं कर रहा। संविधान के किसी भी प्रावधान में, संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन करने के लिए, संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन करने के लिए या किसी प्रावधान को शामिल करना या किसी प्रावधान को समाप्त करना। कहने का मतलब ये कि संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना है, जो हमारा मूल संविधान है उसमें अगर कोई भी नया चेंज करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक 368 के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। तो करने से संबंधित विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी अगर संविधान में चेंज करना है तो हमें संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। ये संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी जो संविधान संशोधन विधेयक है ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जो धन विधेयक था वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता था। उसके बाद परंतु यह अकेला ऐसा विधेयक है जिसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती। कहने का मतलब इसके लिए साधारण बहुमत की नहीं, विशेष बहुमत की, यानी कि 2/3 सदस्य इस पे अगर वोट करेंगे, यानी कि इसके पक्ष में होंगे तो उसे क्या कहते हैं, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। यदि किसी सदन में फेल तो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अगर ये संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में अगर फेल हो गया तो ये समझा जाएगा कि जो पूर्णतः समाप्त, यानी कि जो भी विधेयक पेश किया है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। यानी जिस सदन में पेश किया उसी सदन में फेल हो गया तो क्या है, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। नंबर 1 साधारण विधेयक, नंबर 2 धन विधेयक, नंबर 3 वित्त विधेयक और नंबर 4 क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक। कुछ अन्य तथ्य भी इसके बारे में जान लीजिए। जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है यदि उसी सदन में फेल हो गया तो समझा जाएगा कि विधेयक पूर्णतः क्या है, समाप्त मान लिया जाएगा। यानी विधेयक पूर्णतः समाप्त, यानी जिस सदन में पेश किया, सपोज करो लोकसभा में पेश किया, उसी सदन में क्या हो गया, समाप्त हो गया, फेल हो गया, तो क्या होगा कि उसको पूर्णतः समाप्त मान लिया जाएगा। यदि एक सदन में पास हो गया तो दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा, और दूसरे सदन में अगर फेल हो गया तो फिर भी समाप्त हो जाएगा। या दूसरे सदन में 6 माह से अधिक रोका जाता है, सपोज करो 6 माह तक किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, तब भी विधेयक को क्या है, समाप्त माना जाता है। तब भी विधेयक क्या है, समाप्त माना जाएगा। नंबर 3 यदि विधेयक पारित करवाना अनिवार्य हो, यदि विधेयक पारित करवाना अनिवार्य हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कई बार
पेपर में आया है कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के थ्रू बुलाया जाता है, यानी किस अनुच्छेद के थ्रू संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और कौन बुलाता है। तो इससे संयुक्त अधिवेशन को अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शर्तें, यानी कि कब कब संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, मतलब ये है कोई भी विधेयक पेश किया गया और जो दूसरा सदन, एक सदन में तो पास हो गया, लेकिन जो दूसरा सदन है उसमें गया और उस विधेयक को फेल कर दिया गया, तो अगर लगेगा राष्ट्रपति की जिसको इस विधेयक को पास करवाना अनिवार्य है और फिर भी दूसरा सदन जिसे क्या कर रहा है, फेल कर रहा, तो वो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। तो उसको क्या है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। ये कंडीशन। नंबर 2, 6 माह से अधिक किसी विधेयक को रोका गया। सपोज करो कि एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन में गया और 6 महीने हो गए, उसमें किसी ने जवाब ही नहीं दिया, तब राष्ट्रपति को लगेगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाना है तब बुला सकता है। या किसी में संशोधन के लिए, या संशोधन यानी कि कोई संशोधन करना है, तब भी राष्ट्रपति क्या संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो अभी तक ऐसा 3 बार हुआ सिर्फ, यानी कि जब से हमारा संविधान बना और अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया, जो कि राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। देख लीजिए कब को बुलाया गया। 1960 में दहेज निरोधक विधेयक आया था, यानी 1960 में दहेज निरोधक विधेयक आया था। नंबर 2, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में आया। और तीसरी बार कब आया, आतंकवाद निवारक विधेयक। नंबर 3, आतंकवाद निवारक विधेयक 2000 में आया। यानी संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार बुलाया गया। नंबर 1 1960 में दहेज निरोधक विधेयक पास करवाने के लिए। नंबर 2 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक पास कराने के लिए। नंबर 3 आतंकवाद निवारक विधेयक पास कराने के लिए 2000 में। संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, कब बुलाया जाता है, तो साधारण विधेयक का अगर कोई मामला है तब हम संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। साधारण विधेयक का या वित्त विधेयक का है तब बुला सकते हैं, यानी कि वित्त विधेयक का मामला है या साधारण विधेयक का मामला है तब हम संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अगर धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक का कोई अगर मामला है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ये कुछ इसकी कंडीशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर धन विधेयक का कोई मामला है तब हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, या संविधान संशोधन विधेयक में कुछ भी चेंज करना है, यानी संविधान संशोधन विधेयक लाना है, तब उसमें भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। संयुक्त अधिवेशन सिर्फ साधारण विधेयक और वित्त विधेयक का अगर मामला होता है तो उसमें बुलाया जाता है, यानी कि धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक, इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। एक नोट पॉइंट इसे भी देख लीजिए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करता है। सपोज करो अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष भी कर सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस क्लास को पूरा बिल्कुल देखिएगा और शुरू से नंबर 1 से देखिए। ये शायद 8वां या 9वां लेक्चर होगा पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, तो आप जाकर शुरू से देखिएगा और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और अगर हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक वाला एक बटन दबाइएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।